नहीं है। राइट। जो अब अगर राजनीतिक बात करें सर, तो इस चुनाव के जो नतीजे हैं उसका क्या असर आप देखते हैं? क्योंकि दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन की थी, नंबर 3 और 4 की, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस, उनकी शक्ति कमजोर हो गई, मतलब उनकी सरकार चली गई। ओपोजिशन में, संसद में तो बड़ी ताकतें हैं आज भी वो। तो उस पर क्या असर पड़ेगा, देश भर की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? अब तृणमूल का असर केवल बंगाल भर में हो वैसा तो होगा नहीं सर, सदन में भी इसका असर दिखेगा। तो यहां से आप पॉलिटिक्स को किधर जाते हुए देखते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिकी है, जो हिंदुत्व है, अगर आप दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ें, अगर आप गोलवलकर को पढ़ें, तो वहां बिल्कुल स्पष्ट है, उनको क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय अस्मिताएं जो हिंदू एकता का प्रोजेक्ट है उसको कमजोर करती है। क्योंकि हिंदू अगर बंगला, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, हिंदी, असमी में बटा रहेगा तो फिर हिंदू एक कब होगा? तो उनके प्रोजेक्ट में है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को जितना कमजोर कर सकते उतना कमजोर करे। और आपको याद होगा कि जेपी नड्डा ने बिहार के समय में आज से 1.5-2 साल पहले ये कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियां तो खत्म हो जाएंगी या खत्म कर दी जाएंगी। ये मेरा बयान है, उनका खुद का बयान है। दीनदयाल उपाध्याय खुद कहते हैं कि भाई ये बताइए कि भारत माता कहाँ है? कहीं बंगला माता है, कहीं असमी माता है, कहीं तेलुगु माता है, कहीं तमिल माता, भारत माता कहाँ है? तो वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक वैचारिक पार्टी है। वैचारिक पार्टी, उसका मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं है, उसका मकसद है सत्ता पाके इस देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना, अपनी विचारधारा के हिसाब से मानव का निर्माण करना, अपनी विचारधारा के यूटोपिया को पाने के लिए संस्थाओं को उस तरीके से उसका स्वरूप बदलना। कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी पार्टियां जब सत्ता के अंदर आती हैं तो वो सिर्फ सरकार चलाने के लिए आती है। वो जब आती है तो अपनी विचारधारा को लागू कराने के लिए आती है। इसलिए, और उनकी विचारधारा के मूल में है क्षेत्रीय पार्टियों का न होना। और जिसको इस बारे में संदेह हो वो दीनदयाल उपाध्याय के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को, या जो कहते हैं कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को, वो पढ़ सकता है और उसको समझ जाएगा। अगर पढ़ेगा तो बिल्कुल समझ जाएगा। गोलवलकर तो ये भी कहते हैं कि इस देश के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, 1 लीडर, 1 पार्लियामेंट एंड 1 सरकार। इसका अर्थ क्या है? राज्यों के अंदर सरकार नहीं होनी चाहिए, इसका तो अर्थ यही है। वो संघवाद को, फेडरलिज्म को भारत की एकता अखंडता के लिए वो खतरा मानते हैं। तो अगर विपक्ष इस बात को नहीं समझेगा तो फिर विपक्ष कैसे लड़ पाएगा? दूसरी बात, सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एंटी कांग्रेस से जन्मी हुई हैं और इसलिए उनके स्वभाव में है कांग्रेस का विरोध करना। फिर उनको यह भी लगता है कि अगर कांग्रेस मजबूत हो गई तो उनका अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा। वो इस बात को नहीं समझ रही हैं कि अगर अब एकजुट नहीं हुए तो सब खत्म हो जाएंगे। अगर बचेंगे तब आपस में लड़ने का मौका मिलेगा, जब बचेंगे ही नहीं तो लड़ेंगे किससे? तो इसलिए सारी क्षेत्रीय पार्टियों को सारे मतभेद भुला के एकजुट होना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई चारा, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अगर नहीं होंगी तो आप देख लीजिए, मैंने तो आज ट्विटर पे भी डाल दिया है, कहा है मैं अखिलेश यादव 2 बार हार चुके, तेजस्वी यादव 2 बार हार चुके, ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई 2-2 बार, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हारे हैं, शरद पवार की पार्टी टूट गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, स्टालिन अपनी सीट हार गए हैं, तो बचा क्या? नीतीश कुमार कहाँ है? आज किसी को मालूम है? नारा चल रहा था अंग कलिंग बंग, मतलब जैसे ही नीतीश कुमार हटे तैसे वो बीजेपी का अपना प्रदेश हो गया और वो अंग प्रदेश हो गया। वहां जनता दल यूनाइटेड, नीतीश की कोई चर्चा नहीं हो रही। जनता दल यूनाइटेड खत्म होने के कगार पे, जनता दल सेकुलर खत्म होने के कगार पे। इन्हीं दोनों के बल पे तो वो कर्नाटक और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई थी। कहाँ है आज दोनों पार्टियां? उनका अस्तित्व कहाँ है? उनके जो अपने नेता है वही भाषा बोले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। तो इसलिए उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में यह है कि इस देश के अंदर अगर संभव हो सके तो एक ही पार्टी रहे, और अगर नहीं हो सकती तो एक और पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बनी रहे। उनको राष्ट्रीय पार्टियों से कोई दिक्कत नहीं है, उनको क्षेत्रीय पार्टियों से दिक्कत, क्योंकि उनको लगता है क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो देश को कमजोर करती हैं और हिंदू यूनिटी के प्रोजेक्ट को वो नुकसान पहुंचाती है। तो अभी तो अगला प्रोजेक्ट पंजाब और यूपी है सर, और पंजाब भी उतना ही चैलेंजिंग बीजेपी के लिए है, लेकिन ज्ञानेश कुमार के होते तो कोई चैलेंज दिखता नहीं है। नहीं,
एक चीज कम से कम बंगाल के अंदर है भी, भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत नहीं है, बहुत दिनों से वहां कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी खाते में चली जाए। जब 7 सांसद जा सकते हैं तो सरकार भी जा सकती है। अगर वैसा कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मौका रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस फिराक में है कि भाई बंगाल में हमारी सरकार नहीं बनी, वहां बनाना है। अगर उन्होंने ये टारगेट पे ले लिया कि पंजाब में हमारी सरकार अभी तक नहीं बनी है, वहां भी हमें अपनी सरकार बनानी है, तो फिर वो उसके लिए कोशिश करेंगे। और हैरान मत होइएगा, अगले 5-6 महीने के अंदर तृणमूल कांग्रेस भी टूटे और आम आदमी पार्टी की विधायक दल की जो विधायक दल वो भी टूटे। मैं इस बारे में मैं पूरी स्पष्टता के साथ कहता हूँ, दोनों पर खतरा है। दोनों अगर अपनी पार्टी बचा सके तो बचा ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि जो तृणमूल कांग्रेस के पास जो 29 विधायक सांसद हैं, अगर 2/3 इधर आके भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो डिपेंडेंस है टीडीपी पे और जनता दल यूनाइटेड पे, वो खत्म हो जाएगी। और वो चाहेंगे ऐसा हो, और करने में सक्षम है वो। तो अगला डर यही है कि तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये भी टूटेंगे, तो सर बीजेपी, फिर कांग्रेस कितने दिन बच पाएगी? कांग्रेस के लोग तो वैसे ही इस बात के लिए बदनाम है। हाँ, बट वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो राहुल गांधी को सोचना होगा, तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को सोचना होगा। हम आप तो खाली रिपोर्ट कर सकते हैं या हम आप एक विश्लेषण पेश कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ से सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज का कोई फ्यूचर आप देख रहे हैं कि इकट्ठा होने की हम लोग बात कह रहे हैं, सर इकट्ठा होके अगर, जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2024 में अगर आप एकजुट रहे, तभी तो आप भारतीय जनता पार्टी को 240 पे लाकर टिका पाए। अगर एकजुट हो जाए, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी एकजुट हो जाए और एक स्वर में बोलना शुरू करें, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ले, एक उनका एक कॉमन एजेंडा बना ले, रोज उसकी हर दिन दूसरे दिन उसकी मीटिंग करें, चीजों की समीक्षाएं करें, तो हमारे ख्याल से परिस्थितियां बदल जाएंगी। भाई ऐसा कैसे हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने के बावजूद भी वो बनारस में सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीते और बनारस के आसपास की 9 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी हार जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार जाए, वो भी तब जबकि राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है? तो इसका मतलब ये कि अपोजिशन के लिए स्पेस खत्म नहीं हुआ है। हम जो स्पेस है, हम दरअसल उसको एक करीने से उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन जोड़ लेंगे, मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं, चाहे 1967 हो, 1977 हो, 1979 हो और 2024, जब जब विपक्ष एकजुट हुआ है तब तब सत्ताधारी पार्टियों को दिक्कतें पैदा हुई हैं और सत्ता से बेदखल हुई है। तो